हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग ग्रामीण परिवेश के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, जहाँ से आपको 100% क्वेश्चन मिलने की पूरी-पूरी संभावना है, ठीक है? बिल्कुल मतलब 100% का आप मान सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको फँसेंगे। हम लोगों ने ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में यहाँ से क्वेश्चन करने शुरू किए थे और 35 क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिए थे। आज करीब या 36 से लेकर 90-92 क्वेश्चन तक हम लोग करने वाले हैं वन शॉट में। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखते जाइए और चीज़ों को समझते जाइए। ठीक है, थोड़ा-सा व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, आपको मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा। व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, काम का लोड बहुत ज़्यादा चल रहा है, पर जितना भी हो पा रहा है मैं आपके लिए, आप सबके लिए कर रहा हूँ। आपका लाभ जिसमें है वो उसी प्रयास कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं बिना इधर-उधर की फालतू बातें किए। 36वां प्रश्न है हमारा, पूर्ति अपनी माँग का सृजन स्वयं करती है ना? पूर्ति अपनी माँग का सृजन स्वयं करती है, यह कथन किसका है? तो आपको सीधे याद रखना है, ये कथन किसका है? आपके जेवी से का ये कथन है। अगला प्रश्न है, जीरो डिफेक्ट एवं जीरो इफेक्ट किससे महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए संदर्भ हैं? है ना? जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट इनका संबंध किससे है? तो आपको सीधे याद रखना है, मेक इन इंडिया मिशन से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास का उद्देश्य है ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। ये दोनों ही बिल्कुल अपने आप में सही हैं, ये आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाज के प्रकार हैं कृषक, जनजातीय, औद्योगिक या ये सभी। तो जो समाज होता है वो कृषक समाज भी होते हैं, जनजातीय समाज भी होते हैं, औद्योगिक समाज भी होते हैं। ठीक है, ये आपका सभी हो जाएगा। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जहां पर भी आप लोगों को ये लगे कि भाई मेरे को ये क्वेश्चन करना है और आपको चीजें समझ में ना आ रही हो, ठीक है, और उस क्वेश्चन के ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज हो या नन ऑफ दीज हो, इन ये सभी, उपर्युक्त सभी, है ना, ये सभी आ जाए, इस तरह से आ जाए, या इनमें से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, मतलब ये सभी या इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन आ जाए तो आप इसको चूज कर सकते हैं। ये इसके बहुत चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन आपका ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव इतिहास के आरंभिक युग में विद्यमान आदिम समाज है, मतलब मानव इतिहास में जब आरंभिक युग देखते हैं, मतलब शुरुआत में आदमी को देखते हैं, मानव को देखते हैं, तो उसमें जो आदिम समाज था, आदिम समाज मतलब पहले समय का जो समाज था, वो किस प्रकार का समाज था? जनजातीय समाज था, मध्यवर्ती समाज था, औद्योगिक समाज था, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। देखो, मध्यवर्ती समाज तो होगा नहीं, शुरुआत है, औद्योगिकरण अभी शुरू हुआ है। तो पहले किस टाइप का था? जनजातीय समाज था, यानी मतलब लोग जंगलों में रहते थे, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए जंगलों का इस्तेमाल कर रहे हैं और गुफाओं में रह रहे हैं। इस तरह से जनजातियां जिस तो रहती हैं, उस तरह से सब रहते हैं, अपने भोजन के लिए वो जंगलों पर आश्रित हैं, फल खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, इस तरह से उनका जीवन चलता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सामाजिक संस्थाएं संगठित मानवीय संबंधों की वह व्यवस्था है जो सामान्य इच्छा द्वारा स्थापित या स्वीकृत होती है ना? ये कथन किसका है? सामाजिक संस्थाएं संगठित मानवीय संबंधों की वह व्यवस्था है जो सामान्य इच्छा द्वारा स्थापित या स्वीकृत होती है। मजूमदार, मैकाइवर, जेवीसे और रोस, तो आपको सीधे याद रखना है मजूमदार। अगला प्रश्न है, समाज शास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। समाज शास्त्र जो है उसकी महत्वपूर्ण अवधारणाएं कौन सी हैं? सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवस्था, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके इसके समाज शास्त्र के, तो दोनों आपके हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सामाजिक व्यवस्था होती है अधिक्रियाशील, दूरगामी, अस्थिर और ढुलमुल। तो जो सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं, तो आप देखते हैं कि वो मतलब क्रियाशील रहती हैं। आप देखते हैं कुछ ना कुछ समाज में होता ही रहता है और सब इंटरकनेक्टेड रहती हैं, सब चीजें चलती रहती हैं। तो आप पेपर में आए तो सीधे आप बोल देंगे अधिक्रियाशील। अगला प्रश्न है, आधुनिक समाज में समानता का प्रमुख आधार क्या है? जो हमारा मॉडर्नाइज सोसाइटी है, मॉडर्न सोसाइटी है हमारी, उसमें जो समानता है, इक्वालिटी है, उसके उसका बेस वैल्यू क्या है? व्यवहार और राष्ट्रीयता। तो देखो, भारतीय समाज में समानता दी जाती है। आप क्या देखते हैं? आप यदि उनको भी देखेंगे, आप संविधान को भी देखेंगे, तो वहां पर जो राइट टू इक्वालिटी है ना, समानता का जो अधिकार है, समता का जो अधिकार है, उसमें जो बात होती है वो किस चीज की बात होती है? नागरिक की बात होती है।
ना कि किसी जाति, व्यक्ति विशेष, लिंग भेद इत्यादि इस तरह की कोई बात नहीं होती। और नागरिकता का जो प्रमुख आधार है वो क्या चीज है? नेशनैलिटी है, राष्ट्रीयता है। ये अगला प्रश्न है हमारा। एक संस्था एक विचारधारा, है ना? ये एक स्लोगन टाइप है। एक संस्था एक विचारधारा, विचार, मत, सिद्धांत और स्वार्थ। ठीक है, ये विचारधारा में क्या है? विचार है, मत है, सिद्धांत है, स्वार्थ है और एक संरचना से मिलकर बनता है। ये किसका कथन है? तो सीधे आपको याद रखना है, समनर का कथन है। अगला प्रश्न है हमारा, समाज में आर्थिक जगत तथा जनसंख्या के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन को किसके अंतर्गत देखा जाता है? समाज में जो आर्थिक जगत में और जनसंख्या के क्षेत्र में चेंजेस हो रहे हैं उनको किसके अंतर्गत देखा जाता है? तो आई थिंक ये क्वेश्चन हमारा रिपीट भी हुआ है। ये क्या है? उतार चढ़ावदार परिवर्तन। कैसा? उतार चढ़ावदार। आर्थिक जगत में परिवर्तन होता है। कभी देखो, कभी इकोनॉमी बूस्ट कर जाती है, कभी इकोनॉमी क्रैश डाउन हो जाती है। आज आज जो आंकड़े हैं वो बढ़ गए हैं, कभी डॉलर की वैल्यू गिर गई, कभी डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। और जनसंख्या के क्षेत्र में भी क्या रहता है? जनसंख्या भी सामान्यतः भारत के संदर्भ में तो क्या रहता है कि उत्तरोत्तर जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। परंतु यदि देखा जाए तो बहुत पूरे विश्व के मामले में अगर देखा जाए तो ये मतलब उतार चढ़ाव चलता रहता है। तो ये परिवर्तन कैसा है? उतार चढ़ावदार परिवर्तन आपका ये है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमीकरण यानी कि वेस्टर्नाइजेशन जो हो रहा है, जो वेस्टर्न कल्चर को लोग फॉलो कर रहे हैं, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? सकारात्मक उसके ऑप्टिमिस्टिक इम्पैक्ट क्या है? स्त्रियों की स्थिति में सुधार, ये तो निश्चित है। ठीक है, अब स्त्रियां क्या है? अभी मैं आपको बताऊं, एक आपने पढ़ा होगा फेमिनिज्म, नारीवाद, एक अलग ही कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। वो किस आधार पर शुरू हुआ नारीवाद का कॉन्सेप्ट? कि पहले महिलाएं क्या है, पहले देखो दो चीज होती हैं, एक होता है मतलब सेक्स, एक होता है आपका जेंडर, है ना? ये चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इनमें क्या होता है, यहीं से आपका जो सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन है वो चलता चला आया, वो चलता चला आया। तो ये सब चीजें चलती चली आई, तो महिलाओं की जो स्थिति थी, स्त्रियों की स्थिति थी, वो बहुत ज्यादा डाउन चली गई। लोगों के मन में यही चीजें आने लगी कि जो महिलाएं होती हैं वो घर में ही रहती हैं और उनका खाना बनाना काम होता है, बच्चे पैदा करना उनका काम होता है और बच्चों को पालना ही, सिर्फ इतना ही उनका रोल है। बल्कि ऐसा नहीं है। फिर धीरे धीरे फेमिनिज्म एक क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में उभरा। और वो किस तरह उभरा? क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ और महिलाओं को भी समान अधिकार इत्यादि की मांग की जाने लगी। तो पहला इम्पैक्ट क्या है? स्त्रियों की स्थिति में सुधार। दूसरा है जाति प्रथा में परिवर्तन। देखो, जो एकदम कट्टर तरीके से जाति प्रथा को माना जाता था मतलब भारत में, और बहुत ज्यादा इसको लेकर आप मतलब एक तरह से कह सकते हैं कुप्रथा जैसा चल गया था। तो लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, कोई किसी को अछूत बोल रहा है, कोई अपने आप को ऊंचा मान रहा है, ये सब चीजें। तो ये सब चीजें न्यूट्रलाइज हुई हैं, इनमें परिवर्तन हुआ है। और रोजगार के विविध अवसर आए। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न कल्चर से हम लोग जुड़े, उधर से हमारा औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई। तो उससे धीरे धीरे सब चीजें चेंजेस हुए, नए नए व्यवसाय, नए नए कारोबार आने लगे, तो रोजगार के विविध अवसर उत्पन्न हुए। तो ये सभी आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किसका अर्थ देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि के उत्तम प्रयत्न से है ना? मतलब इनमें से हम ऐसा क्या काम करें, व्यवहार, सामूहिक दबाव, औद्योगिकरण, औद्योगिक है ना, और क्या है? संस्कृति। तो इनमें से इन चारों चीजों का यानी कि आपकी बॉडी का, आपके सेंसेस का, आपके माइंड का और आपके ब्रेन का, ब्रेन तो नहीं कह सकते, बुद्धि, विजडम का, है ना, विजडम का, आपकी बॉडी, आपके सेंसेस, आपका माइंड और आपकी क्या? विजडम। इन सब का उत्तम प्रयोग है ना किससे हो सकता है, या उत्तम प्रयत्न क्या है? तो जो कल्चर होती है उसमें इन सब चीजों का बहुत बेहतर समावेश होता है और भरपूर इनका वहां पे यूज होता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है? मतलब किस व्यक्ति ने क्या किया है, जो मतलब ग्रामीण समुदाय है उसको लघु समुदाय कहा है? तो सीधे आपको याद रखना है रॉबर्ट रेडफील्ड। क्या है? रॉबर्ट रेडफील्ड। अगला प्रश्न है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आप आराम से इसका जवाब दे दोगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसका है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अरस्तू का है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सामाजिक विकास के प्रमुख संकेतक हैं? यानी कि इन चारों में से वो कौन से इंडिकेटर हैं जो बताते हैं कि सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, आपका सोशल डेवलपमेंट हो रहा है,
ये किस चीज से पता आपका लगेगा? तो जीवन यापन का स्तर, बिल्कुल जीवन यापन के स्तर में यदि सुधार आ रहा है ना, लेवल एक स्टेटस थोड़ा बढ़ रहा है, लोगों के जिंदगी जीने के तरीके आसान हो रहे हैं, ठीक है, तो ये माना जाएगा कि सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। अगला अगला पॉइंट है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, है ना। जीवन प्रत्याशा कहते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, है ना, लाइफ की मतलब कितने लोग बच रहे हैं, कितने लोग जीना चाह रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी सही है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, दूसरा है गरीबी का स्तर। गरीबी का स्तर, तो गरीबी का स्तर जो है, अगर उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं, उसमें सुधार हो रहा है, तो माना जाएगा कि ये चारों को, ये तीनों के तीनों ही इंडिकेटर हैं किस चीज के, सोशल, आपके किस चीज के, सोशल जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके। अगला प्रश्न है ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन कारक उत्तरदायी नहीं माना जाता है? कौन कारक उत्तरदायी नहीं माना जाता है? तो व्यापीकरण, नगरीकरण, पाश्चात्य संस्कृति और स्थायी जीवन, है ना। तो इनमें से कौन सा नहीं माना जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो व्यापीकरण, है ना, व्यापीकरण जो हो रहा है ये भी चेंजेस है। नगरीकरण, जो सिटी की तरफ लोग जा रहे हैं, बन रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर, ये मतलब परिवारों को तोड़ रही हैं चीजें, है ना। स्थायी जीवन से इसका कोई मतलब नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान ग्रामीण समुदाय में किसी व्यक्ति की स्थिति का आकलन किस आधार पर नहीं किया जा सकता है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा एक अलग फॉर्मेट में आया है। पहले क्या था कि किसी भी लोगों को, किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर उसका आकलन किया जाता था, परंतु आज जो आकलन है वो धन के आधार पर है, वो उसके स्टेटस के आधार पर है ना, वो उसके पद के आधार पर है, ठीक है, ये सब चीजों के आधार पर है, जाति के आधार पर नहीं है। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तन को समझने के लिए संस्कृतिकरण, संस्कृतिकरण मैंने आपको बताया था। संस्कृतिकरण क्या चीज होती है? जब सोसाइटी का निचला तबका सोसाइटी के ऊपर के तबके को, जो धनाढ़ तबका है, पैसे वाला तबका है, उसको कॉपी करना चाहता है, वहां पे पहुंचना चाहता है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो संस्कृतिकरण कहलाता है। पश्चिमीकरण हो गया, धर्मनिरपेक्षता तथा जातीय गतिशीलता, है ना। पश्चिमीकरण समझ गए आप, धर्मनिरपेक्षता आप समझे, सेक्युलर होना, और जातीय गतिशीलता। जातीय गतिशीलता क्या है कि मतलब जो एक रूढ़ी बनी हुई है, जो एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है उसमें चेंजेस जो आ रहे हैं का अध्ययन प्रस्तुत किया। मतलब कौन है समाज में परिवर्तन को समझने के लिए? संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, धर्मनिरपेक्षता और जातीय गतिशीलता की एक स्टडी को पेश किया। वो व्यक्ति कौन है ये आपको इसमें याद रखना है। तो ये कौन है? M.N. श्रीनिवास। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक बहुत मतलब आप सोशल थिंकर हैं बड़े, ठीक है। अगला प्रश्न है, सामान्य वर्गीकरण की सामाजिक संरचनाओं को कितने भागों में रखा जा सकता है? तो एक स्टैटिक टाइप सा क्वेश्चन है, आप याद रख लो, 2 भागों में इसको रख सकते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, डैश 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 के अनुसार सामाजिक संस्थाएं सामान्य इच्छा से स्थापित तथा अभिमति प्राप्त संगठित मानव संबंधों का समूह है। ये क्वेश्चन, ये अभी है, ये किसके अनुसार है? ये रॉस के अनुसार है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिए, सर्वप्रथम किस समाजशास्त्री ने सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को स्पष्ट किया? तो आपको सीधे याद रखना है ऑकबर्न। कौन हो जाएंगे? आपके ऑकबर्न हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण शब्द का समानार्थक क्या होगा? है ना, समानार्थक मतलब ग्रामीण शब्द के समान अर्थ में कौन सा जाएगा? तो ग्रामवासी, देहात, समाज। देखो समाज तो नहीं होगा, तो गांव को ही देहात कहा जाता है, पर ग्रामीण जो है, ग्रामीण का मतलब है ग्रामवासी, गांव से जुड़ा हुआ, है ना, गांव से जुड़ा हुआ, तो कहते हैं ना ग्रामीण व्यक्ति है। तो ग्रामीण व्यक्ति का एक अर्थ क्या निकलता है कि ग्रामवासी, वो व्यक्ति क्या है? गांव में रहने वाला है। अगला प्रश्न है, पारंपरिक और समान जाति से गठित समाज क्या क्या आशय है? पारंपरिक और समान जाति से गठित समाज का क्या आशय है? इसको कहते हैं लोक समाज। अगला प्रश्न है, कृषक आंशिक संस्कृति सहित आंशिक समाज है ना। कोई व्यक्ति है, कौन से व्यक्ति है? अभी देखेंगे, बेबर, मिल, क्रोबर और स्टॉलिन। इनमें से कौन सा व्यक्ति ये कह रहा है कि जो कृषक आंशिक संस्कृति, कृषक आंशिक संस्कृति सहित आंशिक समाज है, यानी जो कृषक है वो एक आंशिक समाज है, किसका? सोसाइटी का। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपके क्रोबर का।
अगला प्रश्न है, विकासवादी शहर की अवधारणा का संबंध किससे है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारे क्वेश्चन इनके आ गए। अगला प्रश्न है, ग्रामों की आबादी के आधार पर इन्हें कितनी श्रेणियों में विभक्त किया जाता है? तो ग्रामों की आबादी के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? तो मैंने कई बार बता रखा है 68.8% जो है मोटा मोटा, या आप ज्यादा याद रखना चाहो तो 68.84%। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य जनगणना ब्यूरो के अनुसार किस आधार पर ग्रामीण समुदाय को परिभाषित किया गया है? ना ग्रामीण उसको किस आधार पर परिभाषित किया गया है? संयुक्त राज्य जनगणना ब्यूरो के अनुसार। तो ये आपका हो जाएगा जनसंख्या का आकार और जनसंख्या का घनत्व। ये डिस्क्राइब करता है, ये परिभाषित करता है किसको? ग्रामीण समुदाय को, कि कितने क्या जनसंख्या है और जनसंख्या घनत्व कितना है, ये बताता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? मतलब कि सबसे ज्यादा गांव 2011 की जनगणना के अनुसार कहां पर हैं, ये आपको बताना। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, सीधे आपको याद रखना यूपी में है। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान है? तो अनुसूचित जनजातियों के बारे में प्रावधान करता है आर्टिकल 342। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कृषकों से अर्ध समाज बनता है ना? कृषकों से अर्ध समाज बनता है, ये जो कथन है किसका है? तो आपको याद रखना है जॉर्ज फोस्टर का। अगला प्रश्न है, जब शहर में अलग अलग लोग आकर बसते हैं तो इन्हें किस तरह के शहर कहा जाता है? तो इनको कहते हैं विजातीय शहर। कैसे कहते हैं? विजातीय शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 वर्षों के अंतराल पर होती है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई? तो सर्वप्रथम जो जनगणना हुई वो हुई आपकी 1872 में। पर यहां से ऐसा नहीं था कि नियमित जनगणना चलनी शुरू हो गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि जो नियमित जनगणना भारत में चली आ रही है उसके बाद वो चली आपकी 1881 से, और 1881 से निरंतरता से 10 साल के बाद ये जनगणना हो रही है। पर अभी देखो डिले हो गया है, 2011 के बाद 2021 में होना था, पर 22 अभी हाफ चल रहा है और अभी जनगणना का कोई भी इसमें जिक्र नहीं आया है। अभी देखते हैं फिर क्या होगा। ये आ गया अगला क्वेश्चन ही, भारत में नियमित रूप से जनगणना किस वर्ष से चालू हुई जारी हुई है? तो आपको याद रखना है 1881 से, क्षमा चाहता हूं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर केवल और केवल 943 महिलाएं ही हैं, स्त्रियां हैं। अगला प्रश्न है, उच्च स्तर की महिलाओं का निम्न स्तर के पुरुषों से होने वाला विवाह किस प्रकार का विवाह कहलाता है? यानी कि सोसाइटी में जिन कास्ट को माना जाता है कि वो अपर कास्ट हैं और उन कास्ट की कोई लड़की हो, और सोसाइटी में जिन कास्ट को लोअर कास्ट माना जाता है उन कास्ट का लड़का हो, और वो एक दूसरे से शादी कर लें, तो उस प्रकार की शादी को क्या कहा जाता है? तो आपको सीधे याद रखना है, उनको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिलोम विवाह कहते हैं। अगला प्रश्न है, 12वीं सदी में लिखित पुस्तक मिताक्षरा, है ना, क्या है? मिताक्षर। मिताक्षर किस विधि से संबंधित? विधि का मतलब है लॉ। ये मतलब किस लॉ से रिलेटेड है? हिंदू लॉ से रिलेटेड है, मुस्लिम लॉ से रिलेटेड है, ईसाई लॉ से रिलेटेड है, इनमें से कोई नहीं। तो नाम से ही पता लग रहा है क्या? मिताक्षरा। तो ये आपकी हिंदू लॉ, हिंदू विधि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है? तो इसमें तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, भारत में। मतलब मुझे मोटा मोटा आंकड़ा याद नहीं है। आप ये मानिए कि अगर 100% दूध है, 100% दूध की खपत हो रही है, तो एक्चुअली में आपका लगभग लगभग 50% जो मिल्क प्रोडक्शन है वो मवेशियों से हो रहा है, गाय से, भैंस से हो रहा है, और 50% आपका केमिकल से तैयार हो रहा है। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखो कि आप दूध जो लें वो कहाँ से लें? वो गौशालाओं से लें, वो डेयरी से लें, अपने सामने से आप जाके दूध लें, क्योंकि ये जो केमिकल वाला दूध है ये आप लोग पी रहे हैं, थैलियों के दूध पी रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या है? देखो, मैंने ऐसा सुना भी था कि जो बड़ी बड़ी दूध की कंपनियां हैं, है ना, नाम तो मैं नहीं लूंगा किन्हीं कंपनियों के, है ना, आपको पता ही है,
ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, उनमें हमने भी ये चीज़ें देखी हैं कि वो अपने यहाँ दूध मंगाते हैं, और वो दूध मंगाते हैं, दूधियाओं से मंगाते हैं, महिलाओं से मंगाते हैं। तो क्या करते हैं, जो ईज़ी होता है ना, ईज़ी कपड़े धोने वाला, तो उसको ना बहुत देर तक पानी में मिला के और उसको मतलब फेंटते रहते हैं, थोड़ा और 1-2 केमिकल मिलाते हैं, थोड़ा एसेंस मिलाते हैं, और उस ईज़ी कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट से वो क्या बन जाता है, दूध बन जाता है। और टेस्ट वगैरह मतलब कुछ वैसा ही सब लोग बना देते हैं। वो जो क्वालिटी चेक के लिए जाता है, तो लोगों को पता ही नहीं लगता कि ये दूध है या केमिकल है। तो इन चीज़ों के थोड़ा आप लोग सावधान रहिए। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व बैंक द्वारा किस आधार पर निर्धनता का अनुमान लगाया जाता है? जो वर्ल्ड बैंक है, वो किस पैमाने के आधार पर निर्णय करता है, अनुमान लगाता है कि भाई गरीबी कितनी है ना? तो किस आधार पर लगाता है? क्रय शक्ति क्षमता, है ना? भाई कितनी क्रय शक्ति है, कितना सामान खरीद सकता है, उस क्षमता के आधार पर चीज़ें देखी जाती हैं, उसी के आधार पर निर्धनता का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, 1871 में प्रकाशित पुस्तक पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक किसकी है? तो बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हैं भारत के, वो कौन है? दादा भाई नौरोजी। और भारत के पहले एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, भारत के पहले, एकमात्र तो कहना ठीक नहीं है, भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो चुन करके ब्रिटेन की पार्लियामेंट में गए थे, हाउस ऑफ कॉमन्स में ये इलेक्ट हुए थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1901 से लेकर वर्ष 2001 तक की आबादी को कितने चरणों में विभाजित किया गया है? तो मोटा मोटा आप याद रख लेंगे, 4 चरणों में विभाजित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में पाया जाता है? तो सबसे बेहतर स्थिति अगर कहीं है तो वो कहाँ पे है? आपकी केरला में। अगला प्रश्न है, मानवीय समाज का आधार निम्नलिखित में से किसे कहा गया है? मानवीय समाज का जो आधार है वो क्या है? वो फैमिली है। फैमिली से ही पूरा का पूरा सिस्टम बनता है। फैमिली होती है, फिर गांव बनता है, गांव से मिलके आपका ब्लॉक बनता है, ब्लॉक से मिलकर आपकी मतलब तहसीलें बनती हैं, तहसील से फिर आपके जिले बनते हैं, जिलों से राज्य, राज्य से देश, देश से विश्व पूरा निर्मित होता है। तो इस तरह से मानवीय समाज का जो आधार है वो एक फैमिली है, वो एक परिवार है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से कितने सतत विकास लक्ष्यों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसडीजीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कितने गोल्स हैं? तो आपको याद रखना है 17 गोल्स हैं। कितने? 17 गोल हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 21 दिसंबर 2021 को लोकसभा में बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया, ठीक है, जिसके अनुसार महिलाओं के विवाह की आयु को कितने वर्ष की गई? आपको पता है कि ये सब चीजें चल रही हैं अभी। अभी पहले जो बाल विवाह निषेध कानून है आपका, उसमें जो मेल की आयु होनी चाहिए शादी के लिए वो 21 होना चाहिए और फीमेल की होनी चाहिए 18। बट इस चीज पे विचार किया जा रहा है कि जो महिलाओं की आयु जो 18 है, इसको बढ़ा कितना कर दिया जाए, 21 साल कर दिया जाए, क्योंकि 18 साल की उम्र में शादी हो जाती है तो उस समय तक अभी क्या रहता है, बॉडी जो होती है वो उस हिसाब से ढली नहीं होती, वो उस हिसाब से विकसित नहीं होती कि वो बॉडी बच्चा पैदा कर पाए, वो महिला बच्चा पैदा कर पाए, वो उस हिसाब से विकसित नहीं होती है। और फिर क्या होता है, 18 साल की उम्र में शादी हो जाती है, अगले साल ही खबर आ जाती है कि भाई नन्हे मुन्ने राजा आने वाले हैं। तो उस समय क्या होता है, महिला का शरीर स्वयं ही परिपक्व नहीं है, तो बच्चे का जन्म कैसे देगी? तो उस समय क्या हो जाता है, वो उसके बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं। एक तो महिला का स्वास्थ्य खराब होता है, मातृ मृत्यु दर बढ़ती है, शिशु मृत्यु दर बढ़ती है। दूसरी बात है, 18 साल की आयु में लड़की की शादी हो जाती है तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण जो है उसकी बहुत बड़ी चोट लगती है, महिलाओं को समान अवसर नहीं मिलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, सोशल बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हैं। तो अगर 21 साल मिनिमम एज हो जाएगी तो बहुत सारे चेंजेस उसमें आ जाएंगे। और लड़कियों की जो प्रॉब्लम रहती है कि सर मेरा अगर ये काम नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे मम्मी पापा शादी कर देंगे, तो ऐसा अब नहीं होगा, उनको सरकार भी उनके बारे में सोच रही है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण परिवार की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, तो ग्रामीण जो परिवार होते हैं उनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट गला बैठ गया भाई क्षमा चाहता हूँ, मैं बोल रहा था ना आपको कि मतलब वर्कलोड बहुत ज़्यादा चल रहा है, बोलने बोलने का सब चीज़ें, ये सब चीज़ें चलती हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, कोई बात नहीं।
तो संयुक्त परिवार भी गाँव में मिलते हैं, कृषि व्यवसाय भी होता है और अनुशासनबद्ध परिवार मिलता है, क्योंकि अगर डिसिप्लिन जॉइंट फैमिलीज़ में नहीं होगा तो सब चीज़ें बिगड़ जाएँगी। तो उपर्युक्त सभी ये सब इसमें आ जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में संयुक्त परिवारों की सर्वाधिक संख्या मिलती है। तो ये तो बात बोलने की बात ही नहीं है, कहाँ पे? गाँव में मिलती है, शहरों में कहाँ मिलती है? सर्वाधिक संख्या कहाँ मिलती है? गाँव में। ठीक है, शहरों में भी ये चीज़ें हैं, पर गाँव में सबसे बड़े स्तर पर मिलती है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण समाज से संबंधित है। क्या है ग्रामीण समाज से संबंधित? कृषि जो है वो ग्रामीण समाज से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण समाज निम्नलिखित में से किसका द्योतक है? तो ग्रामीण समाज क्या रहता है, एकदम सरल होते हैं लोग, अपना सिंपल होते हैं, और अब तो हरामी होने लगे हैं कुछ-कुछ जगह लोग, ठीक है, चालू बन गए हैं लोग, पैसा-वैसा पहुँच गया है, ठीक है, पहुँचना भी चाहिए पैसा, है ना? कुछ-कुछ जगह, बहुत बड़ी जगह नहीं, कुछ-कुछ जगह लोग चालू हो गए हैं, नहीं तो पहले क्या होता था दोस्तों, गाँव में बड़ा भोला इंसान रहता था, बड़ा सीधा-साधा इंसान रहता था, सरल एकदम आदमी होता था, और उस सरलता का ही नतीजा था कि समाज में बहुत ज़्यादा प्यार था। पर अब चालू हो गए हैं तो समाज में लट्ठबाजी होती रहती है, यहाँ लठ सिर फोड़ दिया, वहाँ सिर फोड़ दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र किस प्रकार के समाज के अंतर्गत आता है ना? तो ग्रामीण जो क्षेत्र है वो परंपरागत समाज के, मतलब परंपरा से जो चीजें चल रही हैं उस प्रकार के समाज के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रामीण समाज में कृषि के अतिरिक्त किए जाने वाले कार्य इनमें से कौन से हैं? तो इसमें आपको सीधे पता लगना चाहिए, कृषि के साथ में कृषि सहायक क्रियाएं हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो कृषि सहायक क्रिया है वह है पशुपालन। पशुपालन आदमी करता है और वहां से भी वो दूध बेच करके, गोबर बेच करके, कंडे बेच करके वो चीजें सब कर सकता है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण समाज के लोगों को इनमें से किस किस आपदा का सामना करना पड़ता है? ग्रामीण समाज के लोगों को इनमें से किस किस प्रकार की आपदा का सामना करना पड़ता है? तो आपका बाढ़ हुआ, आपका सूखा हुआ, आपका पाला। बाढ़ भी आ जाती है, बड़ी भयंकर बाढ़ आई हुई है, सूखा पड़ जाता है तो खेतों में प्रॉब्लम हो जाती है, और पाला पड़ जाता है, पाला जो होता है ना वो फसल को नष्ट कर देता है बिल्कुल। तो उपर्युक्त सभी प्रॉब्लम्स गाँव में लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, कृषि में भी और अन्य जीवन में भी। अगला प्रश्न है, एक निश्चित दिशा में होने वाले निरंतर परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो एक निश्चित दिशा में परिवर्तन जब होता है तो उसको उद्विकास कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और आखिरी प्रश्न है, इंडियन विलेज, ये इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एस.सी. दुबे हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका दोस्तों पूरा हो गया है, और पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी मैं 10 दिन में और लगभग फ्री हो जाऊंगा। एग्जाम का थोड़ा देखते हैं, हो सकता है एग्जाम थोड़ा पीछे चला जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो आपका वेस्टर्न यूपी है यहाँ पे पूरा कावड़ वगैरह की वजह से सब चीज़ें बंद रहती हैं, और 24 में तो एक डाक कावड़ होती है, डाक कावड़ बड़ी भयंकर तरीके से चलते हैं, रोड फुल होकर चलते हैं, तो ट्रांसपोर्ट का बहुत इशू हो जाता है, तो बहुत चांसेस हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो पीछे डिले हो जाए। मगर आप अपनी तैयारी करते रहिए, मैं वीडियोज़ आपकी अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।